हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुविद्यो। नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम कहानी के जरिए समझेंगे। नेशनलिज्म का मतलब हम चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम चलते हैं कहानी की तरफ। तो नेशनलिज्म इन इंडिया की कहानी स्टार्ट होती है वर्ल्ड वार 1 से। वर्ल्ड वार 1 जो कि 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुई और 11 नवंबर 1918 तक चली। इस लड़ाई में दो ग्रुप थे लड़ने वाले। एक था सेंट्रल पावर्स और दूसरा था अलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स की तरफ से जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी, ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया लड़ाई कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अलाइड पावर्स में फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, सर्बिया, बेल्जियम, जापान, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और कई अन्य देश भी थे। अब चूंकि 1914 में इंडिया पे ब्रिटेन का शासन था, इसीलिए इंडिया को ज़बरदस्ती ब्रिटेन ने इस युद्ध में ढकेल दिया। इंडिया से करीब 10 लाख लोगों से ज़्यादा इंडियन ट्रूप्स लड़ने गए थे वर्ल्ड वार 1, जिनमें से 62,000 करीब लोगों का डेथ हो गया और 67,000 वुंडेड हो गए। उधर जहां यूरोप में वर्ल्ड वार 1 चल रहा था, इधर इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ गया था। लड़ाई के खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए, जिसको वार लोन कहा गया है, और टैक्सेस बढ़ा दिए गए। कस्टम ड्यूटीज़ भी बढ़ा दी गई और नया इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा युद्ध के दौरान सामानों की कीमत यानी गुड्स के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, जो 1913 से 1918 के बीच में लगभग डबल हो गए थे। इधर इंडिया से लोगों का फोर्स्ड रिक्रूटमेंट किया जा रहा था, स्पेशली ग्रामीण इलाकों में यानी रूरल पॉपुलेशन को ज़बरदस्ती मिलिट्री में भर्ती किया जा रहा था। 1918-19 और 20-21 के बीच में क्रॉप फेलियर हुआ था, जिसके कारण खाने पीने के सामानों का काफ़ी ज़्यादा अभाव हो गया था, स्कार्सिटी हो गया था और प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। वहीं 1918 में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी इंडिया में फैला था, जिसमें करीब 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। लोगों को ये उम्मीद थी कि वर्ल्ड वार 1 खत्म होने के बाद ये सारी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोगों के इतने सारे प्रॉब्लम्स के बीच एक व्यक्ति इंडिया में होप बनकर लौटा। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। करीब 21 साल बिताने के बाद महात्मा गांधी जनवरी 9, 1915 को इंडिया रिटर्न हुए थे। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में जो मूवमेंट किया था, इसके लिए वो इंडिया में ऑलरेडी फेमस थे और महात्मा गांधी को एक ऐसा वेपन मिल गया था जो वॉर वेपन से ज़्यादा कारगर था। महात्मा गांधी के अनुसार अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यानी हमें किसी फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। इस शक्ति को महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का नाम दिया था। महात्मा गांधी इंडिया रिटर्न हुए थे गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे, जो उनके राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं। भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी को गोपाल कृष्ण गोखले ने यहाँ के कंडीशंस के बारे में बताया और महात्मा गांधी ने फैसला किया कि पहले वो पूरे देश का दौरा करेंगे, टूर करेंगे पूरे कंट्री का, यहाँ के कंडीशंस को और अच्छे से समझने के लिए।
इसी बीच 1917 में राजकुमार शुक्ल नाम के एक यंग लीडर महात्मा गांधी के पास आए और उन्होंने महात्मा गांधी को इनवाइट किया चंपारण बिहार में आने के लिए। बिहार के चंपारण क्षेत्र के किसानों के साथ वहाँ के प्लांटर्स ने एक सिस्टम लागू किया था जिसके तहत किसानों को 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पे इंडिगो का प्लांटेशन करना था। इंडिगो की कीमत भी कम दी जाती थी और साथ ही किसान नहीं चाहते थे कि इंडिगो की खेती करें, इससे उनकी खेत भी कुछ दिन के लिए बंजर हो जाती थी। महात्मा गांधी 19 अप्रैल 1917 यानी 19 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया जो एक सक्सेसफुल मूवमेंट रहा। इसके बाद महात्मा गांधी का अगला सत्याग्रह था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा जो कि गुजरात का ही एक डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ के किसान क्रॉप फेलियर से ग्रसित हो गए थे, यानी उनका क्रॉप फेल हो गया था, फिर भी सरकार उनसे लगान मांग रही थी। तब महात्मा गांधी का दूसरा सत्याग्रह यानी खेड़ा सत्याग्रह हुआ सरकार के लगान मांगने के खिलाफ। यह सत्याग्रह भी महात्मा गांधी का सक्सेसफुल रहा। इसके बाद 1918 में महात्मा गांधी का तीसरा सत्याग्रह था अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद में मिल वर्कर्स ने स्ट्राइक किया था मिल ओनर्स के खिलाफ। मिल वर्कर्स का डिमांड था हायर वेजेस एंड बेटर वर्किंग कंडीशन। ये तीसरा सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था बल्कि मिल ओनर्स के खिलाफ था और ये तीसरा सत्याग्रह भी महात्मा गांधी का सक्सेसफुल रहा। देश में महात्मा गांधी के बढ़ते इम्पैक्ट को देखकर ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जल्दबाजी में एक एक्ट पास किया जिस एक्ट का नाम था रोलैट एक्ट। यह एक्ट 18 मार्च 1919 को पास किया गया। इस एक्ट का नाम रोलैट एक्ट सिडनी रोलैट के नाम पे दिया गया था। सर सिडनी रोलैट उस कमेटी के चेयरमैन थे जिसने इस लॉ को रिकमेंड किया था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जैसे ही रोलैट एक्ट पास किया, महात्मा गांधी ने अनाउंस कर दिया कि हम 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल करेंगे। 6 अप्रैल 1919 को रैली किया जाने लगा। वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए। रेलवे वर्कशॉप्स बंद हो गए। शॉप्स क्लोज कर दिए गए। अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा कि कम्युनिकेशन डिसरप्ट कर दिया जाएगा, इसीलिए अंग्रेजों ने नेशनलिस्ट पे सिकंजा कसने का प्रयास किया। अमृतसर से सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली एंटर करने से मना कर दिया गया। 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रोसीजन कर रहे लोगों पर फायर भी किया था, जिससे आक्रोशित होकर लोगों ने बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज और रेलवे स्टेशंस पे अटैक कर दिया। इस सिचुएशन को देखते हुए अमृतसर के जनरल डायर ने अमृतसर में मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। अब 13 अप्रैल 1919 का वो दिन था जिस दिन बैसाखी का मेला लगना था। बहुत से लोग गांव से आए हुए थे और कुछ लोग जलियांवाला बाग में बैठकर पीसफुल प्रोसीजन कर रहे थे। जो लोग मेले में आए हुए थे उन लोगों ने उस प्रोसीजन करते हुए लोगों को देखा और जलियांवाला बाग में एंटर कर गए। इसकी खबर जब जनरल डायर को लगी तो वो पुलिस के साथ जलियांवाला बाग में पहुंचा और लोगों पर फायर कर दिया, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। उस जलियांवाला बाग का एक ही एग्जिट पॉइंट था। इस मैसेकर में करीब 1000 लोग मारे गए और करीब 2000 लोग घायल हुए। जैसे ही जलियांवाला बाग की खबर पूरे देश में लगी, लोग सड़क पर आ गए। लोगों ने प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने पुलिस पर अटैक कर दिया। लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक कर दिया। इधर पुलिस ने भी ब्रूटल रिप्रेशन के साथ जवाब दिया। सत्याग्रहीज को जमीन पर नाक रगड़वाया गया, सैल्यूट करवाया गया साहब को,
और लोगों को लाठी डंडों से पीटा गया। पंजाब के गुर्जनवाला गांव में तो अंग्रेजों ने बॉम्ब तक बरसाए। इस वायलेंस को देखते हुए महात्मा गांधी ने मूवमेंट को बंद करवा दिया। रॉलेट सत्याग्रह एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट हुआ, फिर भी यह कुछ ही शहरों और नगरों तक सीमित रह गया। महात्मा गांधी को अब एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट ऑर्गेनाइज करना था और इसके लिए ज़रूरी था कि हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएं। महात्मा गांधी इस अवसर की तलाश कर रहे थे जब हिंदू और मुस्लिम को एक किया जा सके, और ऐसा अवसर उन्हें वर्ल्ड वार 1 के बाद मिल गया। वर्ल्ड वार 1 में ऑटोमन एम्पायर, जो कि टर्की का था, उसकी हार हुई थी। ऑटोमन एम्पायर के जो राजा थे, जिनको खलीफा कहा जाता था, वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के हेड माने जाते थे। तो खलीफा के इस टेम्पोरल पावर को बचाने के लिए एक खिलाफत कमेटी गठित की गई बॉम्बे में। इस खिलाफत कमेटी को लीड कर रहे थे 2 अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। महात्मा गांधी मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों से मिले और उन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक होकर इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का न्योता दिया। सितंबर 1920 के कोलकाता सेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अन्य लीडर्स को मना लिया कि वो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे जो खिलाफत साथ ही साथ स्वराज के सपोर्ट में होगा। नाइनटीन 1909 में महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। इस बुक में महात्मा गांधी ने बताया था कि इंडिया में ब्रिटिशर्स केवल इंडियन के कोऑपरेशन के साथ ही रह रहे हैं। अगर इंडियंस कोऑपरेट करना बंद कर दें तो ब्रिटिश रूल इंडिया में 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगी और इंडिया को स्वराज मिल जाएगा। इसीलिए महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ऐलान किया। इस मूवमेंट में इंडियंस को बोला गया कि ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करना है। इस मूवमेंट को लेकर महात्मा गांधी ने कई प्लानिंग कर रखी थी। महात्मा गांधी का कहना था कि ये मूवमेंट लेवल्स में होना चाहिए। सबसे पहले हम गवर्नमेंट टाइटल्स और अवार्ड्स को सरेंडर करेंगे। इसके बाद एक सिविल बॉयकॉट करेंगे, आर्मी का, पुलिस का, कोर्ट का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, स्कूल का एंड फॉरेन गुड्स का। इसके बाद अगर गवर्नमेंट रिप्रेशन के साथ पेश आती है, ज़बरदस्ती करती है, तो हम फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन चलाएंगे। इसके लिए महात्मा गांधी ने शौकत अली के साथ मिलकर पूरे देश का दौरा किया, टूर किया पूरे देश को और लोगों का सपोर्ट इकट्ठा किया। महात्मा गांधी ने ये इंश्योर किया कि इस मूवमेंट में हिंदू और मुस्लिम सब मिलकर साथ दें। उधर कुछ कांग्रेस लीडर का ये मानना था कि नवंबर 1920 में जो काउंसिल इलेक्शन होने वाली है, उस काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उन्हें यह भी डर था कि इस मूवमेंट के कारण हो सकता है कंट्री में वायलेंस हो जाए। इस वजह से सितंबर से लेकर दिसंबर तक में कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ टेंशन्स रही, लेकिन फाइनली दिसंबर 1920 में नागपुर वाले सेशन में महात्मा गांधी ने सभी लीडर्स को मना लिया कि हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे। तो अब देश में नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जनवरी 1921 में स्टार्ट हो गया। सभी ने मिलकर महात्मा गांधी के स्वराज के कॉल को रिस्पॉन्ड किया, लेकिन अलग अलग लोगों का स्वराज का मतलब अलग अलग था। जैसे शहरों में ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों ने पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेजेस जाने छोड़ दिए, टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया, लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी। ज़्यादातर प्रोविंसेस में जो काउंसिल की इलेक्शन होने वाली थी उसका बॉयकॉट कर दिया गया। केवल एक मद्रास में जस्टिस पार्टी ने पार्टिसिपेट किया, जो कि नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया, लिक्वर शॉप्स को पिकेट किया गया, फॉरेन क्लोथ्स को जला दिया गया। 1921 एंड 22 के बीच में फॉरेन क्लॉथ्स का इंपोर्ट करीब आधा हो गया, जो 102 करोड़ से 57 करोड़ हो गया। कई जगहों पर मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने फॉरेन गुड्स बेचना बंद कर दिया।
और लोगों ने इंडिया में बने इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम का सामान यूज़ करना स्टार्ट किया। लेकिन शहरों में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया, क्योंकि खादी क्लॉथ काफ़ी महंगी होती थी, तो लोग खादी क्लॉथ को अफोर्ड नहीं कर पाए और अल्टरनेट इंडियन इंस्टीट्यूशंस के अभाव में फिर से स्टूडेंट्स और टीचर्स ने स्कूल कॉलेजेस ज्वाइन कर लिए, लॉयर्स ने गवर्नमेंट कोर्ट्स को ज्वाइन कर लिया। इधर गाँव में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बेसिकली पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स के द्वारा किया गया। अवध में पीजेंट्स के मूवमेंट को बाबा रामचंद्र ने लीड किया, जो एक सन्यासी थे और पहले उन्हें फिजी में बंधुआ मजदूर बनाकर भेज दिया गया था। अवध का मूवमेंट तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था, जो किसानों से ज़्यादा रेंट मांगते थे। रेंट न दे पाने के केस में किसानों को बेगार बनाकर फ्री में काम कराया जाता था लैंडलॉर्ड्स के खेत में। वहाँ बहुत जगहों पे पंचायत में नाई धोबी बंद भी ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें लैंडलॉर्ड को बार्बर्स और वॉशरमैन तक की फैसिलिटी नहीं देने का फैसला किया गया। 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव जाकर लोगों को प्रेरित करना शुरू किया। अक्टूबर में जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में अवध किसान सेवा भी स्टार्ट किया गया, जिसके मेंबर बाबा रामचंद्र और अन्य लोग भी थे। एक महीने के अंदर इस अवध किसान सेवा की 300 से ज़्यादा ब्रांचेस गाँव में खुल चुकी थी और कांग्रेस ने यही कोशिश किया कि अवध के किसानों का जो ये मूवमेंट है, इस मूवमेंट को एक बहुत बड़ा मूवमेंट बनाया जाए। लेकिन देखते ही देखते यह मूवमेंट वायलेंट हो गया। 1921 में तालुकदार और मर्चेंट्स के घरों पे अटैक किया गया, बाजार लूट लिए गए, जो ग्रेन होर्ड्स थे वो भी लूट लिए गए और बहुत सारे जगहों पे ऐसी अफवाहें फैला दी गई कि गांधी जी ने कोई भी रेंट पे करने के लिए मना किया है और जो लैंड है वो किसानों में फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ऐसी और कई अफवाहें महात्मा गांधी के नाम पर शुरू हो गईं। इस तरह से गांव में लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अपना अलग मतलब निकाला। उसी तरह से ट्राइबल एरियाज में भी स्वराज का अपना अलग मतलब निकाला गया। आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट किया गया, जो कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे बेस्ड नहीं थे। गुरिल्ला मूवमेंट में लोग अपने चेहरे पे मास्क लगा के अचानक से अटैक करते हैं और फिर चले जाते हैं। ट्राइबल एरियाज में अंग्रेज़ों ने ट्राइबल पीपल को जंगलों से निकाल दिया था और उनको ज़बरदस्ती रोड बिल्डिंग जैसे कंस्ट्रक्शन में बेगार की तरह काम करवाया। इसी बीच आंध्र प्रदेश में एक इंटरेस्टिंग फिगर नज़र आए, जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। ऐसा बोला गया कि अल्लूरी सीताराम राजू के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, जैसे ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लोगों को हील कर सकते हैं और इवन इन्हें गोली से भी नहीं मारा जा सकता है। लोगों ने तो अल्लूरी सीताराम राजू को भगवान का रूप मान लिया था, जबकि अल्लूरी सीताराम राजू ने बोला कि वो महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से काफ़ी प्रेरित हैं और उन्होंने लोगों से खादी पहनने का भी गुजारिश किया और ड्रिंकिंग छोड़ने के लिए भी कहा। लेकिन इनका ये भी मानना था कि इंडिया को आज़ाद बिना फोर्स के यूज़ का नहीं कर सकते हैं, बिना वायलेंस का नहीं हो सकता है। इसीलिए इन्होंने पुलिस स्टेशन पे अटैक करवाए, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मरवाने का कोशिश किया और गुरिल्ला वारफेयर को जारी रखा। हाउएवर अल्लूरी सीताराम राजू को कैप्चर कर लिया गया 1924 में और उन्हें फांसी पे लटका दिया गया। तब हमने ट्राइबल एरियाज में भी देखा कि महात्मा गांधी के मैसेज को अपने तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। इसके बाद प्लांटेशन वर्कर्स का अपना अलग मीनिंग था स्वराज का। प्लांटेशन वर्कर्स जो कि आसाम में काम करते थे, उनके स्वराज का मतलब था कि वो अपने घर आने जाने के लिए फ्री होंगे। अंग्रेजों ने 1859 में एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लागू किया था, जिसके तहत प्लांटेशन वर्कर्स को बिना परमिशन का टी गार्डन छोड़कर जाना अलाउड नहीं था और ऐसा परमिशन उन्हें शायद ही कभी मिलता था। अब इन प्लांटेशन वर्कर्स का मानना था कि महात्मा गांधी के राज में ये सब खत्म हो जाएगा और सभी को गांव में ज़मीन दिया जाएगा। इसीलिए प्लांटेशन वर्कर्स निकल पड़े अपने गांव की तरफ, लेकिन वो रास्ते में ही पकड़ लिए गए और वो कभी घर नहीं पहुंच पाए। लोगों ने स्वराज का अलग अलग मतलब निकाला, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मतलब अपने छोटे से प्रॉब्लम को पूरे देश के प्रॉब्लम के साथ जोड़ना था। इधर गोरखपुर के चौरी चौरा में लोगों ने पीसफुल पोजीशन करते करते वायलेंट रूप अपनाया
और चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें कुछ ब्रिटिशर्स और इंडियंस मारे गए। इस घटना के बारे में सुनकर महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद करवा दिया।